नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 28 अगस्त 2020, दिन है शुक्रवार। तो आज जो हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट, जिसमें हम जो होने वाली प्रमुख सुनवाइयाँ हैं एमआरसी और उत्तर कुंजी, उसके विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद जो CHS टियर 2 का जो मतलब बच्चे रह गए थे, उनका परिणाम था घोषित हो गया है। NTPC और ग्रुप डी के अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, इस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। और शनिवार और रविवार को जो साप्ताहिक बंदी है वो जारी रहेगी, ये माननीय योगी जी का बयान आया है। इसके साथ देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों पर हम जो है प्रकाश डालेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। देखिए, उत्तर कुंजी प्रकरण पर आज दिनांक 28 तारीख को 154/2020 पिटीशन नंबर ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स की डबल बेंच में होगी सुनवाई। माननीय जज पंकज जायसवाल जी तथा दिनेश सिंह जी की बेंच में लगभग 12 बजे तक आ सकता है नंबर। देखिए, इसकी हम कॉज लिस्ट दिखा देते हैं आपको। ये रही कॉज लिस्ट, और इसमें 18वें नंबर पर ये लगा हुआ है 154/220। ये लगा हुआ है आपका एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी इलाहाबाद एंड अदर्स वर्सेस ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स। ठीक है, तो ये जो आपका केस लगा हुआ है माननीय जज पंकज जी जायसवाल और माननीय दिनेश कुमार सिंह जी की बेंच में लगा हुआ है, जिसकी संभावना ये बन रही है कि 12 बजे तक नंबर आ सकता है। तो देखिए, ये उत्तर कुंजी वाला मामला है और इस पर देखना है, बड़ा रोमांचक होगा कि क्या फैसला आता है कोर्ट का, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस डायरेक्ट किया है डबल बेंच में। तो सुनवाई जो है चल रही है और जल्द से जल्द इसका नतीजा देखने को मिल सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने को है वो है आपकी MRC प्रकरण पर लोहा सिंह पटेल एंड अदर्स की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। देखिए, सिंगल बेंच में लोहा सिंह पटेल ने MRC के चलते जो है केस किया था चयन सूची रद्द करवाने के लिए, उसकी सुनवाई भी आज लगी हुई है। माननीय जज मनीष माथुर जी की बेंच में 12 बजे के बाद आ सकता है नंबर। देखिए, इसकी भी कॉज लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। ये कॉज लिस्ट है और इसमें जो है ये लगा हुआ है 26वें नंबर पर। देखिए, 26वें नंबर पर लोहा सिंह पटेल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रो प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये जो आपका लगा हुआ है MRC मुद्दा, और इस पर भी जो है बहस होनी है। तो दोनों केसों में देखना बड़ा ही रोमांचक होगा कि सरकार की पैरवी कैसी रहती है और जो विपक्ष है उसकी पैरवी कैसी रहती है। बाकी हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी मामले निस्तारित हो और भर्ती जो है कोर्ट की दहलीज से बाहर आ जाए, और फिर उसकी जो प्रक्रिया है वो गतिमान हो जाए और सभी छात्र जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको नियुक्ति मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्री प्राइमरी स्कूल में के रूप में संचालित होंगे आंगनवाड़ी केंद्र। देखिए, नई शिक्षा नीति आते ही आपको आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला परिवर्तन आपको ये देखने को मिल रहा है, जितने भी प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में जो काम कर रहे हैं आंगनवाड़ी, अब उनको मतलब दर्जा दे दिया जाएगा प्री प्राइमरी स्कूल का। देश में यह व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य होगा यूपी। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे। बेसिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने और संसाधन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। कोरोना काल में राज्य सरकार इजाज़त दे देगी तो इसी साल प्री प्राइमरी स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे, अगर नहीं तो शैक्षिक सत्र 2021-22 से संचालित किए जाएंगे। ऐसे में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस व्यवस्था को लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। इस नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को लिए प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य है। इसे निःशुल्क व शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने की बात कही गई है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर है, और जो नई शिक्षा नीति है वो आपकी लागू हो चुकी है। इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल सकता है कि सरकार जो है अपनी गति से सारे पहलुओं पर ध्यान रख के काम कर रही है, और किसी भी तरीके से किसी का भी हित प्रभावित ना हो, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जा रहा है। प्री प्राइमरी के लिए तैयार हो रहा पाठ्यक्रम। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय करण आनंद ने बताया कि राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान और महिला एवं बाल विकास विभाग प्री प्राइमरी स्कूल के लिए पाठ्यक्रम और सीखने के मापदंड भी तैयार कर रहा है। पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया जा रहा है कि परिषदीय स्कूलों में दाखिला लेने पर बच्चों को कक्षा 1 में NCERT के पाठ्यक्रम पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। प्री प्राइमरी स्कूल के संचालन के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर रिसोर्स ग्रुप का गठन किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बच्चा जो पहली क्लास में एडमिशन ले रहा है इस समय,
तो उसके बेस का मतलब ये होता है जो फाउंडेशन होता है वो बनाने का काम करेगा ये प्री प्राइमरी स्कूल। ठीक है, तो वहाँ पे उसको जो है सभी विषयों का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ विषयों का हम कह सकते हैं फाउंडेशन जो नॉलेज है वो उसको दी जाएगी कि ABCD छोटा बड़ा 1 2, तो ये सब चीज़ें उस स्कूल में सिखाई जाएंगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षा पर ऊहापोह। देखिए तमाम ऐसे आदेश आपको देखने को मिल जाएंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए हैं, जिसमें उन्होंने अंतिम वर्ष की परीक्षा कराना अनिवार्य कहा है। और इस पर भी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष में PG अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इन परीक्षाओं के लिए अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। परीक्षा के लिए कोई कार्यक्रम भी जारी नहीं किया गया। इसके चलते अब छात्र और अभिभावक में संशय की स्थिति बनी है। जबकि स्नातक प्रथम द्वितीय में प्रोन्नत किए जाने के संबंध में विगत दिनों विश्वविद्यालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। देखिए अभी जानकारी होगी, रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने अपना स्कीम जारी कर दिया और 1 सितंबर से उनके यहाँ परीक्षाएँ अंतिम वर्ष की। तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसको भी ऐसा करना चाहिए भाई, आपको परीक्षा करानी है तो और प्रमोट करना है तो। देखिए प्रमोट तो जो नियम आया है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए आया है। अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट आप नहीं कर सकते, आपको परीक्षा कराना अनिवार्य है, क्योंकि उसके आधार पर उनकी अगली कक्षा में जो है प्रवेश का निर्धारण होता है। तो इसके लिए जल्द से जल्द विश्वविद्यालय को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द जो है परीक्षा कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और अगर जल्दी परीक्षा करा कर रिजल्ट नहीं दिया गया तो उसमें अभ्यर्थी वंचित हो सकते हैं। अगली खबर हमारी, नकल से बरी अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया, जारी किया CHSL Tier 2 का बाकी रिजल्ट। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 के तहत नकल के आरोप से बरी किए गए अभ्यर्थी के Tier 2 का विशेष परिणाम रतपाल को घोषित कर दिया। Tier 2 के विशेष परिणाम में 4559 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। इससे पूर्व SSC ने CHL 2018 का मुख्य परिणाम 25 फरवरी 2020 को जारी किया था, जिसमें नकल के आरोप में 4559 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक लिया गया था। इन अभ्यर्थियों ने निबंध लेटर की लिखित परीक्षा में नाम लिख दिए थे, जबकि आवाज सा जैसे अक्षरों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक रूप से नाम लिखना चाहिए था। तो कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार SSC ने इन 4559 अभ्यर्थियों को अनफेयर मीन से बरी करते हुए एक अन्य अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया। तो निश्चित रूप से देखिए गलतियाँ जो है हर किसी से हो जाती हैं और ये मानवीय त्रुटि है, तो इसको संज्ञान में लेते हुए कमेटी बनाएगी और कमेटी ने निर्णय लिया कि ये जो है मानवीय भूल है, तो इसको एक बार माफ़ कर देना चाहिए और इसको आयोग ने माना और उनका जो है रिजल्ट जारी कर दिया। अब इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, इनको नियुक्ति मिल सकेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रुप D के आवेदन निरस्त होने के बाद भटक रहे हैं अभ्यर्थी। देखिए बहुत ही मार्मिक और भावुक कह सकते हैं कर देने वाली खबर है कि 1.5 साल से अधिक मतलब मार्च 2018 पिछले वर्ष मार्च 2019 की बात है ये में आवेदन लिए गए और अब आ गई अगस्त और अभी भी पता नहीं है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा या कब होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस परीक्षा में 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, 2 करोड़ लोगों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। देखिए नौकरी सबको नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी 1,35,000 लोगों को, बाकी को बाहर निकलना है। लेकिन एक उम्मीद जो होती है, आशा होती है, आशा की किरण होती है, वो बस जल रही है, उसी के सहारे वो लोग बैठे हुए हैं। वो भी जिस दिन बुझ जाएगी तो फिर वो अपना जो है दूसरी तैयारी कर सकेंगे। तो रेलवे की NTPC की परीक्षा में पिछले वर्ष आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थी के आवेदन निरस्त हो जाने के बाद संशोधन के लिए संबंधित अभ्यर्थी भटक रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले वर्ष उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन रेलवे ने हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए। इस बीच जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं वह परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। देखिए इसमें सभी से जो अधिकारियों से लेकर नेता नगरी तक और माननीय विधायक से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक और माननीय प्रधानमंत्री तक सभी के संज्ञान में ये बात जानी चाहिए कि जो अभ्यर्थी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया इंतज़ार कर रहे हैं और इस परीक्षा जब सभी परीक्षाएं हो रही हैं कोरोना के इस दौर में, तो ये परीक्षा क्यों नहीं हो सकती भैया? उनका जो है भविष्य जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो है आस लगा के बैठे हैं। तो सरकार से हमारी ये विनती है, अनुरोध है कि इस परीक्षा पर भी संज्ञान लें और परीक्षा को जल्द से जल्द कराएँ। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दाखिले का कोई अन्य विकल्प शिक्षा की गुणवत्ता को खत्म कर देगा, IIT निदेशक ने कहा परीक्षा जरूरी, सहयोग करें, संक्रमण से बचाव के पूरे इंतजाम होंगे।
नीट और जेईई के आयोजन के खिलाफ सियासी दलों के विरोध में आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रो वीरेंद्र तिवारी ने गलत ठहराया। उन्होंने कहा अगर परीक्षा कराने में देरी हुई तो सत्र शून्य हो जाएगा, हमें सत्र शून्य होने से रोकना होगा। प्रोफेसर चतुर्वेदी। आईआईटी रुड़की की निदेशक प्रोफेसर अजीत के चतुर्वेदी ने कहा कि महामारी की वजह से पहले ही कई विद्यार्थियों और संस्थानों की अकादमिक योजना प्रभावित हुई है। फिलहाल ऐसा नहीं लगता, वायरस जल्दी जाएगा। इससे हमें इसे अकादमिक सत्र को शून्य नहीं होने देना चाहिए। इसका असर कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ेगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों की व्यवस्था के प्रति आस्था बनाए रखने की ज़रूरत है। परीक्षा में और देरी हुई तो नौकरी पर असर। जेईई और नीट में देरी के चलते देश भर में विश्वविद्यालय में लाखों सीट पर दाखिले अटके हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल से लेकर जनरल डिग्री प्रोग्राम में अभी तक दाखिले रुके हैं। दरअसल छात्र जेईई और नीट में नतीजे और मनपसंद कॉलेज ना मिलने के बाद अन्य विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं। वैसे में अगर परीक्षा में और देरी होती है तो छात्रों के भविष्य पर नहीं बल्कि शिक्षकों की नौकरी पर भी असर पड़ेगा। एआईसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि जेईई और नीट में देरी का असर अभी तकनीकी संस्थानों पर पड़ेगा। तो देखिए, निश्चित रूप से अभ्यर्थियों का जो है वर्ष बर्बाद हो जाएगा, उनका कैरियर जो है कह सकते हैं एक वर्ष पीछे चला जाएगा। तो इससे बचने का यही एक रास्ता है कि भाई पूरी सावधानी के साथ और जो भी आवश्यक साधन है उनका प्रयोग करते हुए परीक्षा अवश्य कराई जाए, क्योंकि उनका किसी भी बच्चे का हम भविष्य ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 18 लाख प्रवेश पत्र डाउनलोड, मंत्री बोले छात्र चाहते हैं परीक्षा हो। जेईई नीट शिक्षा मंत्री ने कहा परीक्षा में नहीं होगा बदलाव, बेवजह सियासत ना करें। जेईई व नीट कराने को लेकर चल रहे विरोध के बीच बृहस्पतिवार को शाम तक 18 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका हवाला देते हुए कहा छात्रों की सुरक्षा और करियर अहम है। कोरोना के चलते परीक्षा 2 बार स्थगित की गई, लेकिन अब अधिकांश छात्र चाहते हैं परीक्षा हो, इसलिए परीक्षा तय समय पर होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कोरोना का लक्षण दिखा तो अलग कमरे में होगी परीक्षा। जेईई एडवांस 2020 के चेयरमैन आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडे ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा टच फ्री और संक्रमण मुक्त होगी। यदि केंद्र में यदि किसी में कोरोना के लक्षण दिखे तो उसे आइसोलेशन कमरे में परीक्षा देनी होगी। सभी 23 आईआईटी ने विशेष दिशा निर्देश तैयार किए हैं। छात्रों के बीच रखे जाएंगे खाली कंप्यूटर। और 150 शिक्षाविदों का पीएम को पत्र, समय पर हो परीक्षा। देखिए, बिल्कुल रूप से जो देश के शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, अगर आप उससे राय लेंगे तो वो उसका यही निकल के आएगा कि परीक्षा हो, बशर्ते जो आपके नियम हैं और जो आपकी शर्तें हैं और जो कह सकते हैं सावधानियां हैं उनका पालन कड़ाई से हो। इसके साथ सभी परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी का भविष्य नहीं खिलवाड़ कर सकते और किसी का वर्ष बर्बाद नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुछ लोग क्या हमेशा ही अपने पिछड़ेपन को ढोते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट कहा आरक्षण में उपवर्ग तय कर सकते हैं राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा आरक्षण में उपवर्ग तय करने का अधिकार राज्यों को है। इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा सच्चाई यह है कि कई जातियां अब भी वही हैं जहां वे पहले थे। क्या ऐसे लोगों को किस्मत में ही लिखा है कि वे अनंत काल तक पिछड़ेपन को ढोते रहें? तो 7 जजिया उससे बड़ी पीठ करेगी पुनर्विचार। 5 सदस्यीय पीठ ने कहा हमारा मानना है कि वर्ष 2004 में ईवी चिन्नया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सही तरह से निपटारा नहीं किया गया। उस मामले में भी 5 सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया था। लिहाजा पीठ ने इस मसले को सीजेआई ऐसे बोबडे के पास भेजते हुए 7 जजों या उससे भी बड़ी पीठ के समक्ष रखने का आग्रह किया है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए भाई, इस दुनिया में जो आते सभी समान रूप से हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी जाति या वर्ग विशेष के आधार पर वही काम करे जो उसके पूर्वज करते आए हैं। भाई उसको भी समानता का हक है और उसको भी समाज में आगे आने का हक है। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपने शहर में जेईई मेंस परीक्षा देंगे छात्र तो नीट में आवागमन की बढ़ेगी परेशानी। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1 सितंबर को जेईई मेंस और 13 को नीट का आयोजन करने की घोषणा कर दी है। कोविड-19 के बीच एनटीए की ओर से परीक्षा लेने के लेकर बहस भी छिड़ चुकी है। हालांकि धनबाद के अधिकतर छात्र दोनों ही परीक्षा में शामिल होने का मन बना चुके हैं। उनका कहना है कि साल बर्बाद नहीं करना चाहते, तैयारी के लिए काफ़ी समय मिल गया है। कुछ ही छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा देना ही नहीं चाहते। तो देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो जेईई की परीक्षा है वो तो उनके शहर में ही होगी, तो उसमें तो ज़्यादा आवागमन नहीं होगा। लेकिन नीट की परीक्षा में आवागमन की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर से वही कहेंगे हम, जो है अपनी सावधानी, जो है अपनी सतर्कता अपने हाथ के साथ परीक्षा देने जरूर जाएं। पुनर्मूल्यांकन से 12वीं में टॉपर बने स्पंदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का 12वीं का जब परिणाम निकला तो दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र स्पंदन कुंडू को टॉपर बनने की उम्मीद थी। परीक्षा परिणाम में कुछ अंकों से वह चूक गया। उसे भरोसा था कि नंबर उसके आकलन के अनुरूप होने चाहिए, इसलिए अंग्रेजी व गणित की कॉपी का पुनर्मूल्यांकन कराया। इसमें 3 और नंबर मिल गए। इस तरह वह जिले का टॉपर
हो गया। तो बिल्कुल भाई देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी मेहनत बिल्कुल सफल होगी। अगर उसमें कोई कमी रह गई हो तो आप उसको दोबारा से इवेल्युएट करा सकते हैं, मूल्यांकन करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। आपकी प्रतिभा जो है आपकी छुपी नहीं रहेगी, वो बाहर निकल कर ज़रूर आएगी। समय लग सकता है लेकिन उसको दबाया नहीं जा सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बेसिक शिक्षकों को मुफ्त इलाज और बीमा देने पर जवाब तलब। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस चिकित्सा व बीमा सुविधा की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों की तरह परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक राज्य सरकार के निर्देश पर कोविड-19 की ड्यूटी कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह कोई सुविधा नहीं जा रही। देखिए, निश्चित रूप से अध्यापकों को केवल पढ़ाना नहीं है, उन्हें सारे वो काम करने हैं जो प्रदेश में हो रहे हैं। तो फिर उन्हें वो सुविधाएं क्यों ना दी जाए जो और लोगों को दी जा रही हैं। भाई कोविड-19 संक्रमण के दौरान उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है तो उनको वो बीमा और इलाज मुफ्त में क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा। तो इसके लिए याचिका दायर की गई है और कोर्ट ने जो है सरकार से जवाब मांगा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। शनि रवि को बंदी रहेगी जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के सभी बाजारों की साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को ही रहेगी। राज्य में हर शनिवार तथा रविवार को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन कार्यों से जहां कोरोना की चेन तोड़ने में मदद मिल रही, वहीं संचारी रोग भी काबू में आ रहे हैं। उन्होंने डीएम को बाजारों को साप्ताहिक बंदी से सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है कि जो है सरकार शनिवार और रविवार की जो बंदी है उसको कड़ाई के साथ लागू करवाने पर विचार कर रही है। वैसे तो लॉकडाउन रहता है लेकिन उसको और ज़्यादा सख्ती से, क्योंकि उस दिन सैनिटाइजेशन और फॉगिंग वगैरह ये सब काम होने हैं। तो वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।